नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय सैनी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, कहते हैं कि संघर्ष जो भी हो, चढ़ाई जारी रखें। ये शिखर तक पहुंचने के लिए केवल एक कदम हो सकता है। हमारे आज के जो खास मेहमान है ना, वो ऐसे ही हैं जो बेजुबान पक्षियों से अपने विशेष लगाव के चलते अब तक 2.5 लाख से भी अधिक घोंसले उनके लिए बना चुके हैं, उनके लिए आशियाना बना चुके हैं। इस नए काम के चलते आज लोग उन्हें नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लोगों को घोंसला बनाना भी सिखाते हैं और अब तक लगभग 10 लाख से भी अधिक बच्चों को घोंसला बनाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। पक्षियों के लिए इन आश्रयों के निर्माण के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में खास मेहमान इंडिया के नेस्ट मैन कहलाए जाने वाले राकेश खत्री जी की। आज उनकी जिंदगी के इस सफर को, उनके अब तक के अचीवमेंट और इस नए काम की शुरुआत करने के लिए उन्हें मोटिवेशन कहां से मिला, ये सफर आखिर कैसे शुरू हुआ, तमाम उनकी जिंदगी से जुड़े जो दिलचस्प पहलू है ना, जुड़े हुए हैं। आज तफसील से उन्हें ही जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करवाना चाहते हैं उनके जो एक उनका प्रोफाइल है, उनका जो एक ऑरा है, जो एक पर्सनालिटी, क्यों उन्हें नेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी पर हमारी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट है, आपके समक्ष रखेंगे और उसके बाद आपसे जुड़ेंगे। और ये गोरैया, क्यों नहीं गाती अब तुम मौसम की गीत, क्यों नहीं फुदकती मेरे घर आंगन में, क्यों नहीं करती शोर झुंड के झुंड बैठ बाजू वाले पीपल की डाल पर। और ये चिड़िया, क्या तेरे घोंसले पर भी है किसी काले बिल्ले की बुरी नजर? किसी के आंगन, किसी की छत पर नहीं है तेरे लिए थोड़ी सी भी जगह? और ये चराई पाखी, कहाँ गुम गई तेरी चींची? क्यों नहीं चुगती अब तू इन हाथों से दाना? क्यों नहीं गाती भोर में तू अपना गाना? और ये छोटी चिड़िया, अब है पक्के मकान सारे, कहाँ बनाएगी तू घोंसला? चोंच में दबाकर कहाँ ले जाएगी तिनका? और ये मेरी गोरैया, रूठ ना जाना, खो ना जाना, आओ ना मेरे आंगन वाले आईने पर अपनी शक्ल देख फिर से चोंच लड़ाना। हमारे बच्चों को भी सिखा देना संग संग चहचहाना। इंसान का रिश्ता केवल एक इंसान के साथ नहीं होता, बल्कि प्रकृति से जुड़े हर कण कण के साथ होता है। अब से कुछ सालों पहले तो हर आंगन में गोरैया आकर अपनी मीठी आवाज के जरिए सुबह होने का एक सुनहरा संदेश दिया करती थी। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण और तरंगों के प्रयोग के कारण ये लुप्त होने की कगार पर आ गई है। आज के समय में जब लोग एक दूजे की फिक्र तक नहीं करते, उस समय में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन पक्षियों की रक्षा करने, इनके जीवन को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुके थे। ऐसी ही एक शख्सियत है स्पैरो मैन के नाम से मशहूर राकेश खत्री जी। राकेश खत्री उर्फ स्पैरो मैन, द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए 32,000 बर्ड हाउस बनाए। आज वो पक्षियों को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं।
लेकिन पक्षियों को बचाने का ये सफर तय करना उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। राकेश खत्री के जीवन में अब एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो पक्षियों के जीवन को बचाना चाहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं के नाम कर दिया है। 90 के आखिरी दशक राकेश जी ने घोंसले बनाने शुरू किए और आज वो अभी तक 32,000 घोंसले बना चुके हैं। उनका मकसद 1 लाख घोंसला बनाने का है। राकेश खत्री जी ने अभी तक 17 राज्यों के 24 से भी ज्यादा शहरों के 1 लाख बच्चों को घोंसला बनाना सिखाया है। गोरैया और अन्य पक्षियों को बचाने के लिए घोंसले बनाने वाले राकेश खत्री कई सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने अपने समर्पण और अपनी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी है। राकेश खत्री जी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। कहते हैं कि इंसान का जो रिश्ता है ना, वो इंसान से नहीं बल्कि प्रकृति के कण कण से होता है। हमारे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के आज के इस एपिसोड में जो हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिन्हें पंछियों का पालनहार कहा जाता है, स्पैरोमैन कहा जाता है, नेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी जो जिंदगी है ना, वो प्रकृति के इसी कण कण से जुड़ी हुई है। और वो अब लोगों को बस यही समझाना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं कि प्रकृति के इन्हीं कणों से जुड़ना हमारे लिए, प्रकृति के हर जीव के लिए कितना जरूरी है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना जरूरी है। बस उसी सफर पर वो निकले हुए हैं और लोगों को ऐसे ही अपनी जिंदगी में जो उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, जो कुछ भी वो अब तक कहें अनुभव उन्होंने हासिल किया है, प्रकृति कणों से जिस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, ऐसी ही जो कहें एक जीवन शैली है, वो लोगों को, खासकर बच्चों को आज दे रहे हैं। ये बच्चे ही तो हैं जो भविष्य की पीढ़ी हैं और इन्हें ही अपने आगे की इस पूरी जिंदगी को संवारना है, अपने इस पूरे जीवन सार को सुधारना है। तो बस यही कोशिश हमारे आज के इस खास मेहमान की भी है। राकेश खत्री जी, जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से तमाम जो जुड़े पहलू हैं, हम कहेंगे दिलचस्प पहलू से जो जुड़े हुए हैं ना, उन्हें हम जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे, जो लौटेंगे कहीं मत जाइएगा। देखिए ना, घर हमारे बड़े बड़े हो गए हैं पर दिल इतने छोटे हैं कि उनमें एक नन्ही सी चिड़िया, एक नन्ही सी गोरैया भी नहीं आ पाती, उसमें समा नहीं पाती है। घर घर की चिड़िया गोरैया आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, या हम कहें विलुप्त होती जा रही है। हम उन्हें देख ही नहीं पाते, लेकिन देखने की चाह बड़ी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी देख रहे हैं आप। दोस्तों, बचपन में आंगन चिड़ियों की चहचहाहट से हमेशा भरा रहता था। हमें अपना बचपन याद है, लेकिन अब आंगन ही नहीं बचे हैं और ना चिड़ियों का चहकना। हमने अपने घरों को आज इतना कहें संकुचित कर लिया है कि चिड़ियों ने भी पंख फैलाना छोड़ दिया है। लेकिन हमारे आज के खास मेहमान, जिन्हें नेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राकेश खत्री जी ने चिड़ियों को वापस लाने के लिए जगह जगह घोंसले बनाने शुरू कर दिए ताकि पक्षी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां रहने आए। लेट्स वेलकम पक्षियों से प्यार करने वाले दिल्ली के अशोक विहार निवासी राकेश खत्री जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं राकेश जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया सर। प्रोग्राम की जब से शुरुआत हुई है रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी की, तब से ही बस एक ही बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, स्पैरो मैन, पक्षियों के पालनहार, नेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सर, सबसे पहले तो ना, मैं आपकी जिंदगी से जुड़े जितने भी तमाम दिलचस्प पहलू उन सबको तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब लोग आपको, व्हेन पीपल कॉल यू नेस्ट मैन ऑफ इंडिया, हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करते हैं आज?
ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कि कभी आपको नेशनल अवार्ड मिले और लोग आपसे कहें कि आपको नेशनल अवार्ड मिला, और ये बच्चों का दिया हुआ नाम है, मेरे टीचर्स का, मेरे प्रिंसिपल्स का, मेरे ओह स्कूल के जो बच्चे जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जी। ये उनका दिया हुआ नाम है। और वो इतना प्रचलित हो गया कि अब राकेश खत्री तो पीछे छुप गया, लेकिन नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया आगे आ गया। राइट, आप बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, अब जिंदगी का जो अब तक का सफर है, अब कहते हैं ना कि जब हम अब देखिए जिस अब पड़ाव पर हैं, जब हम जिस एज में हैं, हम भी जब अपनी बचपन के दिनों को याद करते हैं, बचपन से लेकर अब तक के सफर को याद करते हैं, तो अपने आप को ना आंकने की एक कोशिश करते हैं। जब आप अपने आप को एक्सेस करते हैं तो वो राकेश खत्री, वो नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है, क्या है वो? देखिए, कहानी एक्चुअल तो शुरू होती है जब मैं 7 साल का था और मैं सिविल लाइन स्कूल में दिल्ली के अंदर पढ़ा करता था, और चांदी चौक में रहा करते थे हम अच्छा, लोग। आपका हमारा बचपन वहीं पर सारा गुजरा है। 3 मंजिली मकान था, और मेरे जो क्राइम के इक्विपमेंट थे वो छत के ऊपर मैं छुपा के रखा था सारे के सारे। अच्छा। और मैं जैसे ही स्कूल से आता था मैं सीधा छत पे चला जाता था। वहाँ एक टोकरी थी, एक रस्सी थी, एक डंडी थी, और कुछ दाने थे और कुछ कलर थे, जो कलर मैंने इधर उधर से इकट्ठे करे थे। उसमें सिंदूर भी था, एक लिपस्टिक भी थी, बिंदी भी, सब चीजें थी। जी। और मैं टोकरी को वहां रख के और उसके ऊपर डंडी लगा के, रस्सी बांध के, दाने डाल के दूर बैठ जाया करता था। और जैसे ही चिड़िया उसके अंदर खाने आती थी, फटाक से डंडी खींच दी, हाथ डाला, उसको पकड़ा और खूब सारा कलर लगा कर उसको उड़ा दिया। अच्छा। और उड़ाने के बाद बस यही देखा करते थे कि ये कब लौट के आती है, क्योंकि हमारी छत के ऊपर जो टीन की शेड लगी थी उसमें बहुत सारी चिड़ियों के घोंसले थे। और हमारी जो दीवार थी छत की, जो साथ वाले घर से जुड़ी हुई थी, उसमें से भी बहुत सारी ब्रिक्स हम लोगों ने निकाल के, मैंने तो नहीं पता, मेरे घर के बड़े लोगों ने निकाल के रखी थी ताकि चिड़िया उसके अंदर अपना घर बना सके। अच्छा। और जब ये रंग लगा के और चिड़िया को उड़ा के मैं नीचे जाता था, तो शायद मेरे मम्मी पापा दोनों कान पकड़ के मुझे उड़ाया करते थे। जब अच्छा। 4 दिन में फिर रंग लगाया, ये बचपन की शरारत थी जो दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि वो चिड़िया एक ऐसी है जिसको आप बचपन से अपने साथ देखते आए हैं। आप घर के हाँ। अंदर बैठ के चिड़िया चिड़िया उड़ भी खेलते हैं। घोंसला आपने अपनी अल्फाबेट की पहली किताब के अंदर देखा है, हमेशा कब भी देखा है। तो छोटी सी चिड़िया 2 बच्चों को खाना खिला रही है। अब आपके मम्मी पापा खिलाया करते थे तो वो ऐसे खिलाते थे कि अच्छा ये तुम्हारा और ये चिया का। हाँ। तो उसी तरीके से जिंदगी में वो जुड़ी हुई थी। और फिर वहां से हम लोग शिफ्ट करके अशोक विहार चले गए। अच्छा। अशोक विहार आने के बाद एक सबसे बड़ा जो बदलाव दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि वो कंक्रीट का जंगल था पूरा, वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, मकान बन रहे थे, पूरा का पूरा नॉर्थ दिल्ली का इलाका वो डेवलप होने में लगा हुआ था। रोज मकानों की तादाद बढ़ती जा रही थी और अच्छा। घोंसला कहीं दिखता नहीं था। तो एक बड़ी बेचैनी सी भी लगती थी कि हमने घोंसले बचपन में इतने देखे, इतनी इतने इतने तादाद में देखे, हाँ। क्योंकि हमारे तो पुराने घर थे, पुराने घरों के अंदर पंखों के जो कोठर होता है ऊपर, उसके अंदर वो खूब घोंसले बनाती थी। और हमारे घर में तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंस ये था कि जब उसमें बना लेती थी तो मेरे घर के बुजुर्ग ये कहते थे कि अब आप पंखा नहीं चलाएंगे, अगर पंखा चलाया और चिड़िया कर दी तो आपके कान काट दिए जाएंगे। हाँ। अच्छा। ये हमने बचपन से देखा था कि वो चिड़िया घर में रहने वाली चिड़िया, हाउस स्पैरो, घर के अंदर रहने वाली चिड़िया हाँ। थी। हाँ। हाँ। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, जब डेवलपमेंट शुरू हुई तो हमने सबसे पहले अपना दिल बंद करा कि अब ये चिड़िया की हमें क्या जरूरत है। अब तो हमारे घर में अलार्म भी है, हमारे घर में सब कुछ तो है ही हमारे घर में। जी। वो एक जो विकास शुरू हुआ था उसके साथ साथ एक विनाश भी चलता है हमेशा। जैसे रेल की 2 पटरियां चलती हैं तो एक विनाश की चलती है तो एक विकास की चलती है, और उसी के चलते वो सब चीजें खत्म हो गई। पार्कों के अंदर लोगों ने ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने शुरू कर दिए। बर्ड्स क्योंकि लोकल ही पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, जब पेड़ ही नहीं और बुशेज ही नहीं है तो चिड़िया घर कहाँ बनाएगी। फिर लोगों ने कबूतरों को दाना खिलाना खूब शुरू कर दिया था। उस दौरान के अंदर कबूतर सड़कों पर ढेर बैठे रहते थे। पहले तो फिल्मों में ही आपको सीन दिखाई देता था कि कबूतर उड़ते हैं, गाड़ी आती है, जी। लेकिन जी। अब तो दिल्ली जी। में आप मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अपना स्वर्ग में शायद सीट बुक करवाने के लिए हम लोगों ने कबूतरों को अभी से खाना खिलाना शुरू कर दिया, जी। तो उसको पुण्य मिलता है। जी। और वो जी। कबूतर ही सबसे बड़ा कारण बने जो चिड़िया गायब होती चली गई। हाँ। हाउस स्पैरो इकोसिस्टम का बहुत अच्छा बैरोमीटर है और हमेशा वो इकोसिस्टम में वही मिलती है बिल्कुल। जहाँ बहुत राइट। अच्छा राइट। सिस्टम होता है। राकेश जी, अब यहाँ जब पर ये चिड़िया जब आपने अभी बचपन का जिक्र किया ना, जब मैंने आपसे सवाल किया था कि आप अपनी जिंदगी को कैसे आंकते हैं, आपने देखिए अब तक का सारा बचपन जो है हमारे सामने रख दिया। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उस वक्त जब शरारती हुआ करती थी गोरैया के साथ, कवायद होती थी उसको पकड़ने की, डांट भी परिवार से खाई, लेकिन आपने फिर कभी सोचा था कि जिंदगी का मकसद ही ये बन जाएगा? नहीं, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ये लगता था, मुझे कई बार लगता था कि मैं नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, इसकी सजा मिलेगी।
लेकिन हुआ इसके उलट एकदम कि नेचर ने मुझे वो ब्लेसिंग दी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है शायद। तो वो मुझे वहीं से मिली थी। ये कहानी के अंदर सेकंड पहलू में आ जाता है। जब वहां हम पहुंचे तो हम लोगों ने सोचा घोंसले कैसे बनाए, तो तब हरा नारियल दिल्ली में आना शुरू हो गया था पीने वाला साउथ से। तो हम लोगों ने एक दिन 40 नारियल इकट्ठे करे, उसके मुंह को थोड़ा सा बड़ा करा, उसके अंदर अखबार की खूब सारी कतरन डाली, उसके चारों तरफ फेविकोल लगा के और जूट लगा के, भूसा जो कूलर की घास होती है वो लगा के हमने पेड़ों के ऊपर लगा दिए 40 के करीब। और वो 40 लगाए थे, हमें लगा कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर डाला, ये तो महीने बन गया, तो उसके अंदर चिड़िया आ जाएगी। और लोगों ने फिर वही कहना शुरू करा जो आज तक कहते हैं कि जी, चिड़िया तो अपने बनाए हुए घोंसले में आती है, आपके घोंसले में आपके क्यों घोंसले आएगी। में क्यों आएगी? हाँ। तो मैं उनसे हमेशा यही सवाल पूछा करता था कि अगर चिड़िया हमारे घोंसले में नहीं आएगी तो आप लोगों ने उसके लिए जगह ही कहाँ छोड़ी है हाँ। तो वो घर बनाए। हम्म। तो वो करते करते हुआ जब 15 दिन के बाद हम लोगों ने घोंसले चेक करने शुरू करे तो उनके ऊपर नंबर डाले थे, वो 40 तक के, इसके 40 तक, तो 38 नंबर तक तो बिल्कुल खाली था और वो श्रिंक हो गए। 39वें नंबर के अंदर दो छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो एक आस बंदी दिमाग के अंदर के हाँ ये कुछ हो सकता है। अच्छा, उसी दौरान फिर मकान शिफ्ट करने का नौबत आ गई और हम लोग मयूर विहार आ गए शोकप्यार से, कि नोएडा के पास एक जगह। हम्म। तो तब तक मैं, मेरी वाइफ, हम लोगों ने मिलकर R&D करके और बैम्बू स्टिक से घोंसला बनाने की विधि शुरू करी। अच्छा, तो वो भी उसका आपके साथ स्ट्रक्चर था? हम लोग ऐसे, जी अच्छा। हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बनाए करते, जी। ये उसका स्ट्रक्चर है बैम्बू स्टिक का। जी जी तो जी। जब ये बनाना शुरू करा और हम लोगों ने एक दिन 20 बनाए, उस समय तक मैंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर को ज्वाइन कर लिया था और मैं उनके घर के ऊपर बच्चों को एनवायरमेंट की एजुकेशन दिया करता था, स्कूल के बच्चे आते। तो हम्म। उसी दौरान में गड़ी बांधू एक जंगल था, मैं वहां जाया करता था। ये जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अच्छा। कहते हैं ना, आपको रास्ता बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आपको उस रास्ते के ऊपर चलना सिखाने चलना वाले बहुत कम मिलते परफेक्ट। हैं। हाँ। रास्ता तो हर आदमी बता देता है आपको, ये हाँ, रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है, ये पंचकुला जा रहा है, ये सही चंडीगढ़ जा बात रहा है। है, ये हम्म। कहीं भी जा रहा है जहां भी है, लेकिन उसके ऊपर चलना और सिखाना कि कैसे चलना है। तो उसी हाँ। दौरान मैं जंगल के अंदर घोंसले लगाया करता था। तो एक दिन मैं घोंसले लगा के जब वापस आ रहा था तो एक बुजुर्ग से माली बैठा करते थे वहां, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आइए। अच्छा। मैं गया उनके पास, तो बोले बैठिए। मैं बैठ गया उनके पास। बोले ये क्या करते हो तुम? मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला और मुझे दिया और मैंने इज्जत की खातिर अपने हाथ में रखकर उसको इस तरीके से रख लिया। तो वो मुझसे बात करते रहे, कहने लगे कि ये काम तुम सबसे नेक काम कर रहे हो कि तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। हम्म। तो आज से तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खुल गए हैं, तुम्हें कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस काम में लगे रहना। हम्म। अब मैंने उनकी बात सुन ली, उसके बाद मैं उठ के चल दिया। मैं सारे रास्ते यही सोचता है कि ये खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है जिसने मुझे रास्ता दिखाया है, या नेचर का भेजा हुआ कोई मैसेंजर है जिसने मुझे एक रास्ता दिखाया कि इस पे चलो। मैंने घर आके अपनी वाइफ को, मोनिका को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा मिला है तो फिर 2-3 दिन के बाद जब मैंने उनके बारे में पता करा तो वो चले गए थे, वो अपने बेटे के पास, उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, वो चले गए थे। अच्छा। तो मुझे अजीब नहीं लगा। मैंने और भी पता करा जहाँ गए थे, वहां उन्होंने कहा नहीं अब वो कलकत्ता चले गए। तो फिर अच्छा। मुझे लगा कि नहीं, शायद हो सकता है कौन है, लेकिन मैं कई दिन तक सोचता रहा। अच्छा। उसके बाद हमने R&D करके जब ये बैम्बू स्टिक के घोंसले थे तो ये 20 बनाए और वहीं एक ग्रेन की बहुत बड़ी मंडी थी, तो हम लोगों ने सोचा वहां लगाते हैं जाके। तो हमने हम्म। पहला घोंसला वहां लगा दिया और बाकी 19 उसके घर में रख दिए जिनके घर में घोंसला लगाया था, और अच्छा। कैमरा लेके बैठ गए। अच्छा। अजीत हम लोग पहला दिन बैठे रहे, दूसरा दिन बैठे रहे, तीसरे दिन भी बैठे रहे चिड़िया कब कैमरे आएगी? लेके, और हाँ। लोग हंसते थे। लोग अच्छा। हंसते थे, निकलते हुए कि हाँ। इसमें चिड़िया नहीं आएगी, चिड़िया अपने अच्छा। घोंसले में आती है। हाँ। चौथे दिन संडे को मैं सुबह निकल रहा था तो मोनिका ने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं घूम ठीक। जा रहा हूँ। तो उसके बाद अगर चिड़िया आ जाएगी, मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो ये घोंसले का काम बंद कर बंद दूंगा। कर दूंगा। अच्छा। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि उस शख्स के ऊपर विश्वास रखना जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया। जी जी जी। मैं वहां पहुंचा, 11 बजे तक बैठा रहा। 11 बजे के बाद पहली हम्म। बार उसके ऊपर एक मेल स्पैरो ने आके थोड़ा सा मुआयना करा और वो वापस उड़ गया। और अच्छा। थोड़ी देर के बाद फिर वो फीमेल के साथ आया और उन लोगों ने उसके अंदर तिनके रखने अच्छा, उस शुरू वक्त कर क्या दिए। एज रही होगी आपकी? शादी हो चुकी थी मेरी। अच्छा। 2008 की बात है, अच्छा, 2008 की बात है। अच्छा अच्छा। ठीक 2008 ठीक की ठीक। बात। ये लंबा संघर्ष था, ये छोटा संघर्ष नहीं था, हाँ। ये लंबा था काफी। तो हाँ। 2008 में आके मुकम्मल हुआ और हाँ। तब जाके ये 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 मुकम्मल यही काम इसी से शुरू जुड़ा ना हुआ। एक सवाल है राकेश जी आपसे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। इस पर मेरा सवाल जो है आपसे अगला रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का सफर जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम गोरैया को क्यों बचाएं,
इस सवाल का जवाब केवल इंसानियत नहीं, गोरैया का कम या विलुप्त होना इस बात का आज संकेत है हम सभी के लिए कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भारी गड़बड़ी चल रही है, जिसका खामियाजा हमें आज नहीं तो कल तो भुगतना ही पड़ेगा। प्रकृति के बहुत सारे प्रहरी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उन लोगों की कहानियों से हम लोगों ने आखिर सीखा क्या है। तमाम ऐसे रहे हैं, द लिस्ट इज एंडलेस। उनका जिक्र करें तो शायद आज के इस प्रोग्राम की जो टाइमिंग है ना, उसके वो भी कम हमारे लिए पड़ जाएगी। उन्हीं प्रकृति के प्रहरी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के कण कण से जुड़ने वाले राकेश खत्री जी, जो इसी गोरैया को बचाने की जो कोशिश है, मुहिम है, उन्होंने चलाई हुई है। राकेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। आप जिक्र कर रहे थे 2008 का ही, मेरा उसी से एक जुड़ा सवाल था कि क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, सुना है काफी कुछ, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज भी देखे हैं। आप एक मल्टीमीडिया कंपनी में वर्क करते थे और मल्टीमीडिया उस कंपनी को छोड़ के इस कवायद में लग जाना कि गोरैया को बचाना है। हमने इनफैक्ट मैं कहूँ तो हमने बचपन में बहुत सारी गोरैयां देखी, हमारे आंगन में भी आया करती थी और हम उन्हें देखा करते, लेकिन अब तो मिलती ही नहीं हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ अब किताबों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बताते हैं कि ये चिड़िया होती है, ये चिड़ा है, ये चिड़िया है। हमें याद आता है कि काश वो दिन फिर से लौट आए, गोरैया हमें फिर से देखने को मिले, उनका झुंड हमें देखने को मिले। आपने ये जो फील है ना, ये आपने बचपन से ही आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि एक मल्टीमीडिया कंपनी छोड़कर चिड़िया के घोंसले बनाने का काम उस वक्त फिर परिवार वाले, क्योंकि आप कहते हैं डांट भी पिटती थी, लेकिन वो गोरैया को तंग करने के लिए, लेकिन परिवार, बाकी सदस्य, दोस्तों, आसपास, इन सबका माहौल क्या रहा जब उनके भी ये सुनने में आया कि नौकरी छोड़कर अब घोंसले बनाने का काम करना है? जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी थी तो 99 की बात है वो। अच्छा। और मैंने 3 साल जो वहाँ काटे हैं, घर से दूर रह के आना जाना, फिर चले जाना। मोनिका, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये सब बड़े हो रहे थे और वो बहुत एक अजीब सा टाइम था और मुझे लगा कि मैं उस कंपनी में कब तक काम करूंगा। पर पता नहीं क्यों एक दिन रात को मुझे अचानक बैठे बैठे लगा 1:30 बजे कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए ये काम। और मैंने 1:30 बजे रिजाइन कर अपने सीईओ को भेजा और रिजाइन करने के बाद सुबह मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के मैं सीधा घर आया और आने के बाद मैंने अपने घर वालों के साथ बैठ के ये बात करी कि नहीं, मैं ये काम करूंगा। मैंने एनजीओ के अंदर काम करना शुरू कराई। मेरा बहुत मन था कि कुछ काम करा जाए और मैं तब फिल्में बनाया करता था सिद्धार्थ कागजी के साथ मिलकर, भूमि और सुरभि प्रोग्राम के लिए। और वो करते करते फिर लेकिन कसक मन में वही थी कि चिड़िया आती रहती थी सपने में या कभी कभी कान में आवाज आती थी कि अच्छा इसके लिए घर तो जरूर बनाना है, और गोरैया दिखती थी, बड़ी खुशी होती थी। तब तक ये सारा सफर करते करते आप सोचिए बहुत सारे एनजीओ में काम करा, लेकिन कहीं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो 2008 के अंदर जब ये काम शुरू करा तब लगा कि हाँ, अब ये काम, मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी रही, मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहे। बहुत मुश्किल होता है किसी भी आदमी के लिए एक ऐसे काम को करना जो बिल्कुल ही लीक से हटकर हो। आपके ऊपर हंसेंगे लोग कि आप घोंसले बनाते हैं। अरे आप पढ़े लिखे आदमी, आप नौकरी छोड़ के आए, यही मेरा मतलब था, नौकरी आप घोंसले बनाएंगे। अब वो लेकिन कहते हैं ना कि वो ऊपर से आप अपनी किस्मत लिखवा के ही आते हैं। जो करना होगा वो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, करेंगे आप वही जो आपका लिख के आया है। तो वही था कि नहीं, घोंसले बनाने और उस चिड़िया को बचाना है। और वो बचाने के लिए करते करते कब वो घोंसलों की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और वो शुरुआत ऐसी भी हुई कि बस मोनिका ने और मैंने बैठ के एक दिन 2 एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के ये बड़े अच्छे हुए कि जूट की डंडियों से हमने बनाना शुरू करा। और इस पेंडेमिक टाइम के अंदर एक दिन बैठे बैठे हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम बच्चों को ना तो किट पहुंचा पा रहे हैं, ना उनके पास सामान जा पा रहा है, तो उनको कैसे सिखाया जाए। और वेबिनार करने, रोज स्कूलों के फोन आते थे हमारे लिए, वेबिनार कर दी मोनिका जी। और मैंने एक बैठ के बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लिया कि हमने जो प्लास्टिक का कंटेनर घर के अंदर होता है उससे घोंसला बनाना शुरू करा, घर पे सामान से। और आप कमाल देखिए कि उस पेंडेमिक टाइम में जब पूरी दुनिया दुखी थी तो हमने पेंडेमिक के उसी दौरान 75,000 से ज्यादा घोंसले बच्चों को वेबिनार के थ्रू बनाने सिखाए। एक एक वेबिनार के अंदर हमारे 200 से 300 बच्चे जुड़ते थे। और उसी दौरान में हमें नेशनल अवार्ड भी मिला बच्चों के संग बेस्ट इनोवेशन काम करने पे, और ताइवान गवर्नमेंट ने भी हमें अवार्ड दिया उस दौरान के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि पेंडेमिक ठीक है, लोगों बहुत दुख से गुजरे हैं लोग, लेकिन बच्चों को क्यों छोड़े हम? वो तो बेचारे इतने अच्छे मैसेंजर है नेचर के, उनको तो सिखाना हमारा फर्ज ही बनता है।
तो यही एक बात थी, बस वो नौकरी छोड़ी और 2008 से शुरू करा और 2012 में अपना इको रूट फाउंडेशन मैंने स्टेब्लिश किया मार्च जी। के अंदर। और कमाल की बात ये कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने 26 मार्च को एनजीओ रजिस्टर करवाया और 28 मार्च को मुझे पैनासोनिक ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर थिएटर करने के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, वेल डन, सिर्फ 2 वेल दिन डन, के बाद। वेरी और वो नाइस। उसमें मैंने 1 लाख आपके चंडीगढ़ में भी किया था, 1,12,000 बच्चों के साथ वो थिएटर किया 12 लैंग्वेजेस में और 17 स्टेट के अंदर और 24 ओह शहरों में, वाओ। और सिर्फ 7 महीने में। और मेरे पास एक 600 रुपए का छोटा सा फोन होता था। ये अच्छा। एक्सपीरियंस बड़ा कमाल है कि मेरे घर वाले मुझसे कहते थे तुम क्या क्या करते हो, तो मैं उनको मजाक में कहता था मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ आजकल, बस छोटे से अच्छा। फोन से मैं सारा दिन काम करता, ना उसमें मेल थी ना कुछ थी, और ट्रेवल मैंने पूरे हिंदुस्तान का किया। और अच्छा। जब फिनाले हुआ हम्म। उसका दिल्ली के अंदर, तो 450 बच्चा था उस कमानी ऑडिटोरियम के अंदर, और मेरी वाइफ और मेरी बेटी ने उस दिन वाकई में सैल्यूट किया कि आपने बहुत कमाल कर अरे वाह। हम्म। राकेश जी, आप इतनी सारी अचीवमेंट आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, अच्छा ठीक है, आपने इन बिटवीन जिक्र किया था जब फर्स्ट सेगमेंट में आप कह रहे थे कि हमने जब घोंसले बनाने शुरू किए हम वेट क्या करते थे कि अब आएगी चिड़िया, अब आएगी। अच्छा, मैं वो पल आपसे जानना चाहूंगी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट सक्सेस, राइट, घोंसला बनाया, उसमें चिड़िया आई, वो उस वक्त वो पल कैसा था? आप अभी भी देखिए वो पल अभी बहुत बार आता है कि जब बच्चों को सिखाते हैं हम लोग, आप अपने घर के अंदर एक छोटा सा पौधा भी लगाएं, अगर सपोज करिए आपने टमाटर का भी एक छोटा सा पौधा लगाया और उसमें पहली बार अगर टमाटर आ जाता है तो उसको आप बड़ी बहुत खुशी संभाल के होती है, रखेंगे, चाहे राइट। वो खराब हो जाए लेकिन आप कहेंगे नहीं ये मेरे पेड़ का है। तो हाँ। वैसे ही वो घोंसला जब पहली बार उसमें चिड़िया आई थी तो लगा था कि ये सक्सेस हो गया। और जी। अभी उस फोटोग्राफ को, जो पहली फोटोग्राफ है मेरी, मैं आज सुबह ही अपनी बेटी को दिखा रहा था, ये देखो ये पहली फोटोग्राफ है जिसके अंदर चिड़िया आई थी। और अभी जो मेरी माई 60 पेजेस करके एक जो मेरी ऑटोबायोग्राफी आ रही है उसमें वो फोटोग्राफ यूज कर रहा हूँ मैं, पहली फोटो है वो मेरी चिड़िया की, जो अच्छा। पहली बार घूमने में चिड़िया आई थी। ठीक। तो मुझे लगता है ये तो मन से कभी जा ही नहीं सकता इस चीज का, ये तो कभी हाँ। मन से जा ही नहीं सकती। अच्छा राकेश जी, अभी तक देखिए 32,000 बर्ड हाउस बना चुके हैं, इनफैक्ट संख्या इससे भी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, अ, 2.5 लाख है, 32,000 नहीं है, टोटल 2.5 लाख बन चुके हैं अब तक। अच्छा, ओके ओके। और दो दो हम 2 किस्म के बनाते हैं, अच्छा, मैं नहीं, आपको हाँ दिखा वही। देता हूँ। हम एक ये जूट का बनाते हैं, जो अच्छा, ये ये बर्ड हाउस जो है। 100% इको फ्रेंडली है ये। और इसके अंदर बैम्बू स्टिक्स यूज करी जाती हैं और बच्चे इसको 40 मिनट के अंदर बना लेते हैं। ओके। और ये इसका जो होल है, यहाँ से चिड़िया अंदर जाती है, जब वो एग ले करती है और हैच करती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं जब उसमें से, तो वो बाहर आ जाती है, फिर वो अंदर नहीं जाती। फिर वो आती है, इसके ऊपर बैठ के आवाज निकालती है, बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ से वो उनको इंसेक्ट्स खिलाती है, तो उनका इम्यून सिस्टम और डाइजेशन वगैरह सबको ठीक रखते हैं। अच्छा, ये और अंदर और सेकंड जो बाहर दोनों से ही जूट का है? जी, ये अंदर बाहर दोनों तरफ से जूट का, अच्छा, बैम्बू स्टिक का। ठीक है। और जो ये है, ये भी वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता, उसको तो हम ही बनाते हैं, ये भी कोई नहीं बनाता। ये 500 फ्रूटी के डिब्बों से एक बर्ड हाउस बनता है टेट्रा पैक से। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। वाओ। ये 100% सीरीज। रिसाइकल्ड है, हाँ। 100% रिसाइकल्ड। वाओ, ग्रेट। और इसकी भी बहुत डिमांड है, और ये इसकी भी डिमांड और उसकी भी डिमांड कपिल शर्मा के शो में जाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। हम्म। तो लोगों को जब वो देखते थे, जब भी शो रिपीट होता है तो उसके बाद कम से कम 100-150 फोन आते हैं, अच्छा ये हमें कहाँ से मिलेंगे, हम कहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, ये वेरी। एक है, अपने आप में वो है। अब आप देखिए इसके बीच में ये 4 उंगलियों का डिफरेंस रखना पड़ता है, ताकि अगर ये होल नीचे होगा तो उसके बच्चों को या अंडों को क्रो या मैना कोई नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए ये 4 फिंगर्स का डिफरेंस रखना पड़ता है, ताकि वो काफी गहरा है उसके अंदर। ओके, ठीक ठीक। ये डंडी भी लगाई, सो इसे, ये सारा का अच्छा इसे हैंग करना होता है ना उसके बाद? ये दीवार के ऊपर हम लोग फिक्स करते हैं, या इसको हैंग इस तरीके से करते हैं कि ये हिले ना, थोड़ा सा अच्छा। उसको सपोर्ट दे। ओके ओके ओके। और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे लगाते हैं। और बच्चे इजीली सीख लेते हैं इसे? और 45 मिनट के अंदर बच्चे बना लेते हैं। और हमारी वर्कशॉप की सबसे बड़ी खासियत ये, उसमें 3-3 जनरेशन, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और अरे बच्चे वाह। मिलकर बैठ के बनाते हैं। वाह, और जो लास्ट वर्कशॉप मैंने और मोनिका ने करी थी अभी 15 अगस्त को, उसके अंदर 85 ईयर्स ओल्ड एक जो डॉक्टर थी, बैंगलोर जी। से आई थी, उन्होंने जी। बनाया था। और वाह। उनको इतनी खुशी हुई कि मैंने आजादी लाल किले के ऊपर अटेंड करी थी, और आज पहली बार कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिससे मुझे दिल से खुशी हो रही है कि मैंने घोंसला बनाया उसके लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
बिल्कुल सही है। अच्छा राकेश जी, यहाँ पे आपने बताया कि वर्कशॉप क्यों बनाई, उसका मोटिवेशन क्या था, किस किस एज ग्रुप के वहाँ पे लोग आते हैं। मैं एक हालांकि एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन मैं जाते जाते ब्रेक में लेने से पहले मैं आपसे ये जरूर सुनना चाहूंगी कि व्हाट चेंजेस यू हैव सीन सो फार। अभी तक वो बदलाव आपको क्या नजर आया है जब से वर्कशॉप भी शुरू की, बच्चे भी आने शुरू हुए? नॉट इन वर्कशॉप, वर्कशॉप के बाहर भी। आप ब्रेक के बाद बताऊं, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग? चलिए ठीक है, हम ब्रेक के बाद ही लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इसका आंसर भी थोड़ा लंबा ही होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, जल्द लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के इस सफर में। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड आज आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया राकेश खत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्वागत करते हैं आपका भी प्रोग्राम एक बार फिर से। सो ब्रेक में जाने से पहले जिक्र हम कर रहे थे कि व्हाट चेंजेस यू हैव सीन सो फार, क्या बदलाव नजर आता है। कहा इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि सर आपका गोरैया को बचाने के लिए बच्चों के साथ काम करने का कोई खास कारण रहा है? स्पेसिफिक बच्चों को ही चुनना, क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चों की इसमें भूमिका जो है वो सराहनीय होगी, या इससे इस मुहिम को जो है वो और ज्यादा शक्ति मिलेगी, इसे और ज्यादा बल मिलेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका पहला सवाल कि वर्कशॉप्स का क्या फर्क पड़ता है। वर्कशॉप का फर्क ये पड़ता है कि एक वर्कशॉप के अंदर कोई सज्जन आए थे जो मुझसे बात करके चले गए कि अच्छा हम इसको करेंगे, हम अपने अपार्टमेंट में भी करते हैं। और फिर रात को एक दिन मेरे घर की बेल बजती है। अच्छा। और एक हस्बैंड वाइफ मेरे घर के दरवाजे पे आते हैं और मुझसे कहते हैं आपसे बात करनी है थोड़ी देर के लिए। तो मुझे लगा नॉर्मली जैसे लोग मिलने आते हैं, तब तक मैं इतना कोई पॉपुलर भी नहीं हुआ था। हाँ, ये ठीक है कि भोसले बहुत फेमस हो गए थे, सब लोग जानने लगे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बात करनी है। तो वो अंदर आ गए। तो वो अच्छा। मेरी बेटी भी बैठी थी, मेरी वाइफ भी बैठी थी। तो वो बात करने लगे। तो मेरी बेटी ने कहा कि आपको किस बारे में इनसे बात करनी है? तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे पापा के ऊपर अपनी कोर्स बुक के अंदर एक चैप्टर देना चाहते हैं। ओके। मुझे शौक लगा कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हमने आपकी वर्कशॉप अटेंड करी थी, जिस तरीके से बच्चे इन्वॉल्व होकर घोंसला बनाते हैं और उसके बाद लगाते हैं, और लगाने के बाद आप लोगों से जब फोटो शेयर करते हैं। देखिए, जगाने की बात है सिर्फ, बहुत छोटा सा अटेम्प्ट है। घोंसला एक बहुत छोटा सा अटेम्प्ट है, लेकिन जगाने की बात है। और मुझे लगता है कि बहुत पवित्र चीज है वो घोंसला। बहुत पवित्र चीज है कि उसमें एक जीवन आता है और वो जीवन उसमें जीता है, और जीने के बाद बाहर निकल के प्रकृति को आगे बढ़ाता है। तो इससे ज्यादा मुकद्दस और इससे ज्यादा पवित्र चीज क्या हो सकती है कोई? इसलिए और बच्चों को क्यों चुना? बच्चों को चुनने का कारण ये था कि आप बच्चों को अगर एक बार नेचर के साथ जोड़ देंगे ना, तो वो होल लाइफ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो उनके दिमाग में एक बार बात बैठ गई, इस नेचर को प्रोटेक्ट करना है, हमारे को इसको बचाना है, वो बचाएंगे। और उनसे अच्छा मैसेंजर भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनके थ्रू आप कभी भी मैसेज डिलीवर करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। आप खुद ही सोचिए, जब मैं पानी के ऊपर थिएटर कर सकता हूँ, बायोडाइवर्सिटी पे कर सकता हूँ, क्लाइमेट चेंज पे कर सकता हूँ, तो उनके जो उद्गार होते हैं और वो जो बताते हैं वो अपने आप में कमाल है। उनका विजन बहुत वाइड है, हम लोगों से ज्यादा वाइड है उनका विजन। हाँ। यही एक कारण था बच्चों को चुनने का। अच्छा, बच्चे तो क्या फर्क अपना बहुत पड़ता है। हाँ, ये तो है, सही है, क्योंकि प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में भी हमने यही चीज कही कि पर्यावरण तो अब भाई उन्हें बचाना है। अभी से उन्हें इस बात नहीं समझाई नहीं गई तो फिर पर्यावरण बचेगा नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनको यही समझाते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि आप अपने मम्मी पापा के एटीएम कार्ड की तरह अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करिए। जैसे वो अपने एटीएम कार्ड को बहुत संभाल के यूज करते हैं, तो नेचर का भी तो बैंक है वो। एक तरीके से नेचर को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है। नेचर को हमें बचाना है। लेकिन अच्छी बात राकेश जी क्या है, अच्छी बात यहाँ पर यह है ना कि बच्चों को समझाना, कहते हैं ना बच्चों को समझाते रहे, बच्चे समझते नहीं हैं जब तक उनको प्रैक्टिकल कुछ सिखाया ना जाए। आपकी जो मुहिम है ना, ये एक्शंस के साथ शुरू हुई है और बस ये अपने एक अच्छे अंजाम तक पहुंचे। ऐसे ही आप स्ट्रगल, आपका एक स्ट्रगल ही है, आप इसे कह सकते हैं, पर्यावरण को बचाने का। मैं लेकिन यहाँ पे आपसे क्या जानना चाहती थी, सवाल ये मन में आया था कि अच्छा, बच्चे घोंसले बनाना सीख लेते हैं, कभी बच्चों ने आपके साथ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो? लाइक जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि घोंसला बनाते समय क्या कभी जहन में ये चीज आती है कि कोई पक्षी इसमें अपना बसेरा बनाएगा भी या नहीं बनाएगा? बच्चे भी आपसे ऐसे सवाल करते हैं? बच्चे तो फोटो शेयर करते हैं जब उनके घोंसलों में चिड़िया आ जाती है। अरे वाह, वो तो उनका सबसे बड़ा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, चाहे मुझे लिम्का बुक मिला हो, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हो, हाउस ऑफ कॉमन लंदन में मिला हो, अर्थ डे ने दिया हो, कहीं से दिया हो, लेकिन मुझे लगता है मेरा घर जो भरा पड़ा है वो इस प्यार से ही भरा पड़ा है। जो इन बच्चों की फोटोग्राफ्स और इनके कमेंट्स आते हैं, वो ही प्यार सबसे ज्यादा है। उसके लिए मेरे कमरे का, मेरा पूरा घर भी
बहुत कम पड़ेगा। जिस हिसाब से वो लोग प्यार देते हैं और जिस हिसाब से अपने उद्गार भेजते हैं मुझे, तो बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं और वो बनाते भी खूब अच्छे तरीके और केयर बहुत करते हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र में अमरावती से लेकर के और यवतमाल तक के बच्चों के जब मैं पेंडेमिक के टाइम में करता था, तो वो लोग अपनी टीचर से ईमेल लेके या फोन नंबर लेके व्हाट्सएप करवाते थे अपने मम्मी पापा से, देखो ये हमने घोंसला लगाया था सर, इसके अंदर चिड़िया आ गई। तो इससे बड़ी अचीवमेंट आपको और क्या चाहिए। और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। और इसीलिए मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि जब भी बसंत ऋतु जैसी बसंत पंचमी होती है, उसके बाद इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है, ये लोग अपने घोंसले के लिए नीड बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने घरों पे, छतों के ऊपर, पार्क के अंदर कुछ पुराने धागे, कुछ डंडियां, ऊन, रुई, ऐसी चीजें रख दें जो इनके घोंसले के अंदर यूज होती हैं, तो वहां से उठा के ले जाएंगे तो हमारा फर्ज बनता है। जब नीम का पेड़ अपनी डंडियां गिरा के उनको डंडियां दे देता है, पत्तियां अलग करके घोंसले बनाने के लिए, तो एक मानव के नाते हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि नेचर को हम पैदा होने से लेकर के अपने ऊपर जाने तक हर वक्त यूज करते हैं, तो उसके लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। मुझे लगता है वो कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है और बच्चे उसको फॉलो करते हैं और खूब अच्छे तरीके से करते हैं। राकेश और जी, उन्हीं बच्चों पे नाज है मुझे। यहाँ पर हम जब गौरैया संरक्षण की आवाज की बात करें, भारत, आपको क्या लगता है कि भारत में इसको लेकर अभी तक क्या स्थिति है? गौरैया संरक्षण की जो आवाज है कितना तक उठ पाती है, या उसे बचाने की जो मुहिम है, जागरूकता भी हम कहें, उन सबकी जो एक स्थिति है, जो एक सिनेरियो बना हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं अकेला ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कम से कम 200 से ज्यादा ग्रुप हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम लोगों से बहुत सारे ग्रुप जुड़े हैं, अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं। ठीक है, मेरा फोकस इसके ऊपर ज्यादा है, मेरा एनजीओ बाकी काम जो करता है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो करना चाहते हैं और करते भी हैं और बहुत अच्छा रिमार्केबल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, रिमार्केबल काम कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे लगता है जागरूकता तो आई है उन लोगों में करने की, और वो करेंगे भी इसको, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है इस 2 साल के एक पीरियड के बाद कि नेचर हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। लेकिन हम देखते ना, अभी देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि आपने एक्शंस के साथ ये जो है अपनी एक मुहिम को शुरू किया है, लेकिन अगर हम बाकी जागरूकता अभियानों की भी बात करें, जैसे बहुत समय से चलते आ रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि इससे ठप से पड़ चुके हैं कि उनमें एक नई जान फूंकने की जरूरत है। आप इस पर क्या कहेंगे? कि वो जान सिर्फ कुछ फूंकने की हद जरूरत तक नहीं है, कर रहे हैं वो लोग, बहुत लोग कर रहे हैं। आप अगर कभी देखें तो बहुत ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेरा तो ये है कि क्योंकि मैं स्कूल के बच्चों के साथ, RWS कॉर्पोरेट के साथ करता हूं, तो मेरे को वाइड एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, बहुत ज्यादा वाइड रेंज मिली हुई है मुझे करने की। लेकिन छोटे छोटे शहरों में बड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस है। एक रेडियो चैनल के ऊपर मेरा इंटरव्यू आ रहा था, तो गया से एक टीचर का फोन मेरे पास आया। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी अवेयरनेस है और कितना लोग जाग गए इस काम को करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे 2 पैकेट सिर्फ भेज दीजिए, मैं उससे 100 बच्चों को कम से कम घोंसला बनाना सिखाऊंगी और 40-50 अपने पास से भी बनाऊंगी। मैंने उनको 2 पैकेट भेजे और उन्होंने 100 घोंसले अब तक बना दिए। तो ऐसा नहीं है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारे साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी जाग गए, वाकई में जाग गए लोग। और गौरैया को लेके पहले तो कभी क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था, एक मामूली सी चिड़िया तो ही, अगर कहने को कहेंगे तो आप एक मामूली सी चिड़िया है, क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। लेकिन इंपॉर्टेंस अगर देखने जाएंगे तो उसकी हजारों इंपॉर्टेंस है। वो उन इंसेक्ट को खा जाती थी, कितनी बीमारियों के वो कीड़े जो हमें नुकसान करा करते थे उनको खा जाया करती थी। अब उस बेचारी के लिए जगह ही नहीं बची कहीं। तो ऐसा नहीं है, लोग जाग गए हैं, जागते रहेंगे और बहुत जागेंगे। अभी मेरे में तो दमखम है ही, उन लोगों में भी है, और आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो वाकई में जागते रहेंगे लोग और कर जाएंगे उस काम को। अच्छा राकेश जी, एक सवाल जो था एक मन में आया था और उड़ गया, लेकिन अब फिर से याद आ गया। स्पैरो का आप जिक्र जब बार बार कर रहे हैं, अच्छा, ये जो घोंसले आप बनाते हैं, बच्चे जो बनाते हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ हाउस स्पैरोस के लिए है या बाकी पंछियों के लिए भी है? नहीं, इसके अंदर जो टेट्रा पैक वाले मैंने आपको दिखाया, उसमें कभी कभी बुलबुल भी आ जाती है, कभी कभी मैकपाई भी आ जाता है। लेकिन जो जूट वाले हैं उसमें नॉर्मली गौरैया ही आती है सिर्फ। ओके, वो सिर्फ गौरैया के लिए ही। अच्छा, सो अब कितने तरीके के आप घोंसले जो हैं अब तक बना चुके हैं, कितने ही एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक की अगर हम बात करें, सबसे सफल प्रयोग कौन सा रहा है और अब तक का सबसे सफल घोंसला भी जो है वो कौन सा रहा है, जिसे बच्चे भी बनाना बेहद पसंद करते हैं? जी, जूट वाला भी रहा है और टेट्रा पैक का भी रहा है और वुडन भी रहा है। हम लोगों ने अब उसको डिसमेंटल करके और DIY कैटेगरी के अंदर कर दिया है कि बच्चे खुद उसको बना सकते हैं अपने आप। ये तो जूट वाला तो बनाते ही है हमारे साथ बैठ के, लेकिन लकड़ी वाला भी और टेट्रा पैक वाला भी हमने नट बोल्ट लगा के ऐसा कर दिया है कि हम उसकी किट पूरी उनको दे देते हैं, वो अलग अलग होता है डिसमेंटल,
और उसको वो जोड़ के खुद ही अपने आप अपने हिसाब से घोंसला उसका बना लेते हैं। अच्छा, तो वो सारे ही सक्सेस अच्छा, हैं। बेसिकली क्या है, आशियाना अच्छा है, मकान तो सारे कॉर्पोरेट वो अपना इतने बड़े बड़े बिल्डर बनाते हैं, मकान बिक जाता है। हाँ, बिल्डर की बात तो मुझे याद आया, देखिए आप चेतना की बात कर रही हैं कि लोग कैसे जाग रहे हैं। जी। अभी बरेली से एक बिल्डर आए थे जो मेरे से 40 घोंसले लेके गए थे, लकड़ी वाले भी, टेट्रापैक के और जूट वाले। अच्छा, उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई, जब बनानी शुरू करी तो उसी बिल्डिंग में हर फ्लोर के ऊपर उन्होंने दीवारों में इतना बड़ा एक होल करके उसमें वो घोंसला फिक्स कर दिया। अच्छा, ओ, और अब उन्होंने जब फोटोग्राफ शेयर करी तो उन्होंने बताया कि 40 के 40 घोंसले आपके ऑक्युपाइड हो गए, हर घोंसले में चिड़िया है। अब अरे मैं वाह, आपसे अगली बार आऊंगा जब हम 100 फ्लैटों का एक अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हर अपार्टमेंट के हर फ्लोर एक पे मैं एक घोंसले घोंसला लगा। रखेंगे। तो ये ग्रेट, जागरूकता है ना, वेरी यही ग्रेट जागरूकता है। इनिशिएटिव, वेरी ग्रेट, राइट राइट राइट। अच्छा राकेश जी, अंत में मेरा सवाल आपसे है कि आप किस मैसेज जो है हमारी व्यूवर्स के लिए छोड़िएगा, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब आगे के प्लान्स आपके इसी मुहिम को लेकर क्या कुछ हैं? ये तो देखिए ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो घोंसले में बनाता रहूंगा। मैंने तो अपना एक नारा बना लिया है, घोंसला लगाते रहिए, लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए कि आप भी लगाइए। जब हम घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं तो घर में हर चीज लगा सकते हैं। आप टर्की जैसे देश को देखिए ना, जो अपने घर के बाहर, हर घर के बाहर आपको एक कैसल टाइप का छोटा सा नेस्ट दिखाई देता है। वो लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? वो पवित्र मानते हैं। आप एक बार मान के तो देखिए ना, आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी कैसे जल्दी सी जाएगी। आपके बनाए हुए आशियाने में जो आपने बर्बाद किया था, उस आशियाने में अगर कोई पंछी अपना बसेरा बना लेता है तो किसी को घर देना कितनी बड़ी बात है। मैं इसीलिए सबसे कहता हूँ, पेरेंट्स से भी। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो आप कह रहे हैं मैसेज, ये जितने घोंसले आपको दिखाई दिए हैं, मैंने अभी जो 2 दिखाए हैं, अब लोग हमसे अपने बर्थडेज में और मैरिजेस के अंदर बहुत सारे घोंसले ले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो उनके घर शादी में लोग आते हैं या उनके बर्थडे में जो बच्चे आते हैं, उनके बच्चों के फ्रेंड्स जो आते हैं, उनको रिटर्न गिफ्ट के अंदर ये घोंसले दिया करते हैं। तो इससे बड़ी और जागरूकता क्या हो सकती है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जागरूकता है। मैं अभी कल का ही एक एग्जांपल आपके सामने रख देती हूँ। जिक्र आपका ही हो रहा था इंटरव्यू लेने से पहले घर पे। तो नेस्टमैन ऑफ इंडिया, ये जब बार बार जिक्र आपका हो रहा था तो मेरे 5 साल की बिटिया वो मुझसे पूछती है कि मम्मा ये कौन है नेस्टमैन ऑफ इंडिया। आपके बारे में उसे बताया और बताया कि वो घोंसले बनाते हैं पंछियों के लिए। तो उसने एकाएक कह दिया, क्योंकि घर जो है पेड़ों से काफी घिरा हुआ है, तो कहती है हम क्यों नहीं लगाते हैं फिर घोंसला। तो आप अब एक काम करिएगा, जब भी आप कभी खाली हो उसको वीडियो कॉल पे मेरे से अटैच करिएगा। बिल्कुल, मैं उसको 10 मिनट के अंदर घोंसला डेफिनेटली बनाना आई सिखा विल। दूंगा और घर के सामान से बनाना सिखा दूंगा उसको। ये असर ही है, मैं वही कहना चाहती हूँ कि एक असर ही होता है। जो बच्चों पर पहले से ही पढ़ना शुरू हो जाए ना, तो फिर बच्चे जो हैं वो प्रकृति के प्रति संजीदा हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। और राइट, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। सो स्पैरोमैन कहें, नेस्टमैन ऑफ इंडिया कहें, राकेश जी तो अब कहीं गुम हो गए, नेस्टमैन ऑफ इंडिया ही रह गए हैं। आपसे बातचीत करके आपकी जिंदगी। किसी ने एक फिल्म बनाई है अभी यूट्यूब पे, अपने मन से ही बना के डाली है, लैंडलॉर्ड ऑफ पैरोल। वी हैव सीन जी, हमने देखी है बहुत तो सारे मुझे वीडियोस आपके। मुझे लगता है कि ठीक है, फर्क लोग जुड़ते पड़ता हैं, है, उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। राइट। लेकिन वो एक क्रिटिसिज्म चलता रहेगा कि चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है, फिर आप क्यों बनाते? आप क्यों बनाते हैं? ये सवाल वो तो सवाल हमेशा कभी रहेगा, खत्म नहीं होगा, वो सवाल कभी, और उसका जवाब भी हमेशा मेरा एक ही यही रहेगा रहेगा। कि आपने जगह ही नहीं छोड़ी आपने, तो मैं क्या करूं? आप जगह छोड़ दें, चिड़िया आ जाएगी, घर बना लेगी, बहुत अच्छा लगेगा। राइट राइट राइट। राकेश जी, आपकी जिंदगी से जुड़े इतने दिलचस्प पहलू हैं, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे और भी होंगे, हम नहीं जान पाए, लेकिन अब तक के जितने भी खास पहलू आपने हमारे साथ शेयर किए ना, उन सबको जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। अपना एक प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकालने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। सो हाउस पैरो यानी कि घर में रहने वाली चिड़िया, उसे हमारा बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी फिक्र चाहिए, जो राकेश खत्री जी जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। रहने को थोड़ी सी जगह चाहिए हमारे घर में और हमारे दिल में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि समय रहते इन विलुप्त होती प्रजातियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब गिद्धों की तरह गोरैया भी इतिहास बन जाएगी, और ये सिर्फ गूगल और किताबों में ही हमें दिखेगी। सिर्फ सरकार के भरोसे हम इंसानी दोस्त गोरैया को नहीं बचा सकते। इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा कि गोरैया या दूसरे विलुप्त होते पक्षियों का महत्व हमारे मानवीय जीवन और हमारे पर्यावरण के लिए कितना खास है, कितनी अहमियत रखता है। सो प्रकृति प्रेमियों को अभियान चलाकर लोगों को मानव जीवन में पशु पक्षियों के योगदान की जानकारी देने की जरूरत है।
अपने समर्पण और अपनी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी है राकेश खत्री जी ने। राकेश खत्री जी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने सुझाव, अपने विचार हमारे साथ info@justbroadcasting.com पर भेज सकते हैं। बताइएगा जरूर कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। लेकिन इसी के साथ इजाजत भी लेंगे। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपकी हमारी एक और खास शख्सियत के साथ। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।